मैं ब्रिजन केवट। आज बात करेंगे अपन लोग हाई स्कूल स्टैंडर्ड की एक टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। और इसी टॉपिक के बारे में आज चर्चा की जाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि कोई एक जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फिगर हम बना पाएंगे उसमें हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी, कुछ हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। कौन सी चीज़ें? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट हैं, इनका हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के रिस्पेक्ट में हमें पूरे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। और एक बात और हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे ही हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें उसका फिगर बनाना आना चाहिए। यदि हम उसके हम फिगर को क्लियर ठीक तरीके से नहीं बना पाते हैं, ये समझ लो कि क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो क्वेश्चन बनाने का सबसे पहले आधार चाहिए हमें। आधार क्या? बेस क्या? एक फिगर, परफेक्ट फिगर। तो चलते हैं, बात करते हैं अबाउट हाइट एंड डिस्टेंस। प्लीज़ ध्यान दें, हाइट एंड डिस्टेंस एक मज़ेदार टॉपिक है। बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। भैया हाइट एंड डिस्टेंस मैंने जैसा कि बोला है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है एक क्वेश्चन, और कभी कभी तो एक से अधिक भी आ जाते हैं। सिंगल एक्सरसाइज है, मज़े आने वाले हैं, बट हमें थोड़ा ध्यान देने पड़ेंगे। ध्यान दें। जैसे आप सामने एक देख पा रहे होंगे एक फिगर, एक हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर को थोड़ा और गौर से देखने की ज़रूरत है। गौर से देखिए, गौर से कैसे देखने की ज़रूरत है? हमें कुछ चीज़ें क्लियर करने पड़ेंगी। कुछ चीज़ें कैसी? देखो, पहली बात, जैसे मैं देख रहा हूँ, ये मेरी आँखें हैं और हम जब किसी भी चीज़ को देखें, किसी भी चीज़ को, सपोज़ ये एक पॉइंट है और ये बिल्कुल मेरी जो आई साइट है ना, जो मेरी आँखें हैं ना, मैं इधर समझ ले रहा हूँ कि ये मेरी आँख है। मैं जब इसको देख रहा हूँ तो मेरी आँख एकदम हॉरिजॉन्टली जा रही है इसके सामने, एकदम क्षैतिज। हॉरिजॉन्टली को क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज। तो ये लाइन एकदम क्षैतिज जा रही है। सपोज मैं इस पॉइंट को देखूं, इस पॉइंट को, प्लीज ध्यान देना है, मजा आने वाला है। सेशन को जबरदस्त बनाते हैं। थोड़ा सा धैर्य को धारण करके बैठिए, मजा आएगा, गारंटी मेरी है। टॉपिक क्लियर होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने जब इस पॉइंट को देखा तो मेरी जो आई साइट थी, मतलब जिसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, दृश्य रेखा जिसको बोलते हैं, अरे दिखाने वाली रेखा को दृश्य रेखा बोलेंगे भैया। तो ये मेरी आंख, ये मैं अपनी आंख निकाल के इधर रख दे रहा हूं, ठीक, और आप सामने से ही देख रहे हैं। तो मेरी आंख इस पॉइंट को देख रही है, तो वी कैन सी दैट द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कनेक्टेड टू दैट पॉइंट। तो मैं जब इस वाले पॉइंट को देखूं तो थोड़ी सी मुझे अपनी आई साइट को ऊपर की ओर करना पड़ेगा, तब मतलब ये मेरी जो लाइन है ना, आई साइट है ना, ये जो है आई साइट, ये थोड़ा सा ऊपर को जाएगी, तब हम इसके साथ इसको हम देख पाएंगे। यस भाई, ये पॉइंट है, मैंने इसको पहले हॉरिजॉन्टली देखा। किसी भी चीज को आप देखने से पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन को मत भूलिएगा। यस, आप फिर चाहे ऊपर देखें और आप चाहे फिर नीचे देखें। हम ऊपर देखें चाहे नीचे देखें, लेकिन हम ऊपर देखेंगे तो जैसे मैंने बोला कि ये मैंने सीधा देखा इधर पर और फिर मैंने ऊपर की ओर देखा, तो हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में देख पा रहे हैं कि एक कुछ एंगल है। एंगल मैंने थीटा ही बना दिया तुमसे बिना पूछे। भाई तुमसे थोड़ी ना हर पूछ के बनाएंगे। थीटा नॉर्मली सबको पता है, एंगल थीटा माना जाता है, मैंने बना दिया। अब हम ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट को यदि मिला देते हैं
तो ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है दिख रही है, हम लोग उसको हाइट ही बोलेंगे, है ना। हॉरिजॉन्टल की रिस्पेक्ट में ऊपर वाला पॉइंट हाइट है, और ये उस पॉइंट से हमारी बॉडी, हमारी आंख तक की जो क्या बोलूँ मैं इसको, डिस्टेंस ही बोलूँ, हाँ डिस्टेंस ही बोलना पड़ेगा। तो भाई फिर तो वो हाइट एंड डिस्टेंस का ही मसला सामने आ गया ना। इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हालांकि बात भटक रही है तो जो एंगल बन रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो आईसाइट है उस ऑब्जेक्ट को देखने की, मतलब जिस चीज को हम देख रहे हैं उसकी दृश्य रेखा और क्षैतिज दृश्य रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। गलत लिखा क्या मैंने? ऐसे लिख देते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण है, और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, एक लोग बोल रहे थे कि ऑनलाइन क्लास में तो बड़े प्यार से पढ़ाते हो, ऑफलाइन में तो भाई ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ये क्या तुम लोग पार्शियलिटी वाला माहौल बना रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये थीटा जिसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब सर उठा के देखने पड़े जिस चीज को, उसको उन्नयन बोलेंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हैं। अब यदि मैं कहूं कि इस हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट में नीचे की तरफ ले लेता हूं, तो भाई इस पॉइंट को नीचे की तरफ ले जाओगे, इसको भी हम मान लेते हैं ये नीचे की हाइट हो गई, दैट विल बी, अपन लोग कंसीडर कर लेते हैं ऐसा कैपिटल H। और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यदि मैं इस थोड़ी देर के लिए इस D को अभी तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दूं, तो थोड़ी देर के लिए दूर कर दे रहा हूं, तो फिर हम इसको नीचे की तरफ देखेंगे ना, हम अपनी आंखों को थोड़ा झुकाएंगे, ऐसे 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 हमें नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। तो हम ऐसे 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 के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में हमें थोड़ी अपनी आई साइड को नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ जो लाइन जा रही है उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, क्या बोलती है पब्लिक? अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब इसको बच्चा लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में तुम मत चले जाना, अरे डिप्रेशन में ये चैप्टर आएगा, अपन लोग थोड़ी ना आएंगे। अवनमन कोण भाई इतनी बातें गौर करनी पड़ेंगी कि मतलब हम जब कोई ऊपर की तरफ देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में, क्षैतिज रेखा के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनाएगी वो दृश्य रेखा, वो होगा हमारा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और क्षैतिज के रिस्पेक्ट में जब हम किसी चीज को नीचे की तरफ देखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ देखेंगे, तो हमारी आई साइड जो है क्षैतिज के रिस्पेक्ट में वो थोड़ा नीचे को चली जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में उस आई साइड के साथ जो एंगल बनता है नीचे की तरफ, दैट विल बी एंगल ऑफ डेरिवेशन, डिप्रेशन। सॉरी भाई, क्या बोल रहे हैं, क्या निकल रहा है। और इसको थोड़ा सा अपन लोग होशियारी दिखाएंगे, कलाकारी दिखाएंगे। उस लाइन के रिस्पेक्ट में अपन लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस साइड को ऐसे मिला देते हैं, मैच करा देते हैं, तो ये H हमारा H रहेगा। मतलब समझ रहे हो ना, रेक्टेंगल बन जाएगा। और ये डिस्टेंस ऊपर की वही रहेगी, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा रहेगा, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, तो उसको हम एकांतर कोण बोल देते हैं, अर्थात अल्टरनेटिव एंगल बोल देते हैं। मुझे लगता है कि अवनमन कोण की कहानी और उन्नयन कोण की कहानी तुमको समझ में बहुत अच्छे से आ रही होगी। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण की कहानी ये थी। थोड़ा और समझते हैं, इतने में तो मज़ा नहीं आया। लो भाई, मज़ा दिलाते हैं, तुम्हारी दैनिक लाइफ से कुछ चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। भाई समझना, ये सड़क है, सड़क दिखाई दे रही है, सड़क दिखाई दे रही है, ये सड़क है,
ये यहाँ से ये सड़क है और ये सड़क यहाँ तक को जा रही है। एक बच्चा अरे ऐसा बच्चा कैसा होता है यार। सुनो, मेरी आर्ट थोड़ा क्या है कि मेरी आर्ट थोड़ा बचपन में ख़राब हो गई थी और उससे आज तक नहीं सुधर पाई। ये बच्चा है और ये बच्चा क्या करता है कि ये जो है ना, ये वाला मकान, छोटा सा इत्तू सा घर, ये इस बच्चे के दोस्त का घर है। ये बच्चा इधर पर आता है और अपने दोस्त के घर को देखता है। तो पहले तो इसकी आंख इधर पर होंगी ना बच्चे की, तो इस बच्चे की आंख की लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमको उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कभी भी ज़िंदगी में मजाक नहीं करना है। मजाक कर गए ना तुम तो हाइट एंड डिस्टेंस तुम्हारी ज़िंदगी से डिस्टेंस बना लेगी। समझ रहे हो ना? समझ रहे होंगे। तो इस बच्चे की आंख जो इधर थी, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसने उसके मकान की ऊंचाई को देखा। देखे भाई आज दोस्त का मकान कितना ऊंचा है। भाई इसने उसको देखा, दोस्त की टॉप को, मकान के टॉप को, दोस्त के टॉप को नहीं, सॉरी, मकान के टॉप को, मकान की चोटी, चोटैया, मकान की चोटी को देखा, मकान की चोटी को देखा। तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्या हम इसको उन्नयन कोण बोल सकते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। भाई ये हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं यदि इसको थोड़ा परपेंडिकुलर मेजर करने का प्रयास करूं, मतलब इस मकान की हाइट, तो आप कहोगे सर यस, ये इस मकान की हाइट है ना? है ना इस मकान की हाइट? ये इस मकान की हाइट हो गई बाबा। और उस बच्चे से उस मकान की डिस्टेंस, ये है ना उस मकान की डिस्टेंस, उस बच्चे से ये है, समझ रहे हो, हाइट एंड डिस्टेंस। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों? क्योंकि वो बच्चा ऊपर की ओर देख रहा है, उसकी चोटी को देख रहा है। किसकी चोटी को? इस मकान की चोटी को। प्लीज ध्यान दो। और उसी टाइम पर प्लीज ध्यान देना, ध्यान। सपोज ये बच्चा इधर पर खड़ा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर होना चाहिए प्लीज भैया। एंगल ऑफ एलिवेशन, हमारे दोस्त का नाम एली, हाँ एलिवेशन। तो भैया सोचो, हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ऊपर की ओर देखेंगे, तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बनेगा। उस एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी मीडियम वालों गुस्सा मत होना, सर मेरी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई हम सबकी बात कर रहे हैं, तुम लोग ब्लेम लगाने लगते हो बस, कि ब्लेम, कैसा ब्लेम? बोर्ड रूठ जाता है, उन्नयन कौन है? तो भाई जब हम क्षैतिज रेखा के रिस्पेक्ट में किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं, तो दृश्य रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। एंगल विच इज लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल एंगल। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ड्रामा नहीं चाहिए मेरे को, अब क्लियर हो गया होगा। तो भाई मैं इसको करता हूं क्लीन। अब एक और बात सुनते हैं। ये मेरे दोस्त का घर है, ये मेरे दोस्त का घर है, ये उसके दोस्त का घर था, ये मेरे दोस्त का घर है। मेरा दोस्त को कोई काम नहीं रहता, इसलिए वो दिन भर छत में बैठा रहता। वाओ, मेरे दोस्त को कोई काम नहीं रहता, इसलिए वो दिन भर छत में बैठा रहता और छत में आने वालों को ही देखता रहता। छत में आने वालों को नहीं, सॉरी, सड़क में आने वालों को ही देखता रहता। अचानक उसकी नज़र किसी एक जाने वाले पर पड़ी।
अचानक उसकी नज़र एक जाने वाले पर पड़ी और वो जाने वाला इधर था, वो इधर को जा रहा था, इधर को जा रहा था। भाई समझना, जरा ध्यान देना, मजा आने वाला है। मैंने पहले ही बोल दिया था सेशन जबरदस्त जाएगा, इसकी गारंटी मेरी, बट हमें थोड़ा सा धैर्य को धारण करना होगा, मजे से बनेगा। तो भाई यहाँ एक दोस्त, पता नहीं मैंने क्या बोला था, एक दोस्त जो हमेशा फ्री रहता था, छत में बैठा रहता था और सड़क में निकलने आने जाने वालों को देखता रहता था। एक दिन उसने एक आने जाने वाले को यहाँ पर आते हुए देखा। उसने यहाँ पर देखा उसको पहले, यहाँ देखो उसकी आंखें यहाँ होंगी या नहीं, भाई यहीं तो होंगी, तो यहाँ से उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही होगी ना भाई। उसने किसी पर्सन को यहाँ पर देखा तो उस पर्सन के साथ उसका एक एंगल बनेगा। भाई वो नीचे की तरफ देख रहा होगा, छत में बैठा है, सड़क पर देख रहा है, नीचे की तरफ ही तो देख रहा होगा, तो इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हम इसको कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण भैया। अब मकान की हाइट को पकड़ते हैं और उस मकान से उस सड़क पर चलने वाले व्यक्ति की डिस्टेंस को देखते हैं। मसला हाइट एंड डिस्टेंस का खड़ा हो गया। ये डिस्टेंस और ये उस मकान की हाइट। भाई थोड़ी चर्चा और टाइट होना चाहिए, समझते हैं। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति जिसका नाम ए से स्टार्ट था, बता नहीं रहे तुम सोच लेना, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्योंकि वो सड़क में चल रहा था ना वहाँ पर। अब वो दोस्त को उसको कोई काम ही नहीं था, फ्री बैठा रहता था, आने जाने वालों को देखता रहता था। तो उसने फिर उसी को देख रहा था वो। अब उसने थोड़ी देर बाद जब वो यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, मैं बोलता हूँ उसकी कंडीशन बी ये है, यहाँ से यहाँ पर आ गया। पहले एंगल उसका अल्फा था, अब उसका एंगल इसके रिस्पेक्ट में, आई साइट के रिस्पेक्ट में चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सपोज ये एंगल हो गया बीटा, तो भैया ये भी का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बीटा। समझे बेटा? ये का हो जाएगा बीटा। तो एक बात और याद रखनी है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन या हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है। हम आप देख सकते हैं, सपोज करते हैं, थोड़ा सा सपोज करते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए एंगल 30 था, मुझे पक्का भरोसा है कि एंगल इधर 60 हो गया होगा, और मुझे पक्का भरोसा है इधर पर आएगा तो और बढ़ेगा और इसी के नीचे आएगा तो फिर ऐसे देखने पड़ेगा या ऊपर वाले को ऐसे देखने पड़ेगा, मतलब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। अरे अब तो बस करो यार। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मुझे लग रहा है कि अब तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि हुआ हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे तब मजा आएगा। मैंने कुछ बात बोली थी स्टार्टिंग में, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कभी नहीं भुलाना है और फिगर को सबसे मस्त बनाना है, हाइट एंड डिस्टेंस लगाना है, लगाते रहना है, बनेगी। अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो प्लीज देखना, जैसे मैं और बताऊं थोड़ा, मुझे थोड़ा लग रहा है कि तुम यार ऐसा ना कहो कि अभी हमें समझ में नहीं आया सर जी और आपने उसको कर दिया कट। सपोज इधर पर एक बच्चा है, कौन है? इधर पर एक बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्ची लग रही वो, चलो बच्ची है, और यहाँ पर एक बैठी चिड़िया। कौन? चिड़िया। कैसे बनाऊं चिड़िया? और ऐसे चिड़िया, मतलब चिड़िया मेरी चिड़िया को मत देखना, ये चिड़िया है। और इस बच्चे ने इस चिड़िया को देखा तो भाई साहब ऊपर की तरफ सिर करना पड़ेगा ना उसको देखने के लिए। जैसे ही वो उस चिड़िया को देखेगा ऊपर की तरफ सिर उठाएगा, आंखें ऐसी करेगा, उसकी लाइन ऑफ साइट को थोड़ा ऊपर तक देखने पड़ेगा, तो इधर जो एंगल बनेगा वो होगा तुम्हारा कौन? एंगल ऑफ एलिवेशन। अरे क्या लिख रहे हो? एलिवेशन समझ जाना बच्चों, एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्यों? क्योंकि चिड़िया ऊपर
हम नीचे, हम चिड़िया को ऐसे देख रहे हैं, तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनाए उसको हम एलिवेशन एंगल बोलते हैं। और यदि चिड़िया ने भी इसको देख लिया होगा तो चिड़िया 100% इधर कितना एंगल बना रही होगी, इधर मान लो उसने एंगल बनाया बीटा, तो पक्का ये भी होगा बीटा। तो चिड़िया यदि इसको देखेगी तो एंगल ऑफ डिफरेंशन, बच्चा यदि उस चिड़िया को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। मुझे लग रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिफरेंशन से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ डिफरेंशन एंगल ऑफ एलिवेशन अवनमन कोण और उन्नयन कोण को हम बहुत बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। तो बात करते हैं समाप्त, आते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। भैया क्वेश्चंस की बात करी जाए तो लो जरा क्वेश्चन, प्यारे से क्वेश्चन है। पहला एनसीईआरटी बुक के हिसाब से क्वेश्चन देखिए जरा भाई, देखिए। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक, मैंने बोला था पहले कि भैया क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, मजा तभी आएगा करने में। एनसीईआरटी की बुक निकाल लेना। हो सकता है इंग्लिश मीडियम वालों को लग रहा हो कि सर ही खा कर दिया, हिंदी में लिख रहे हो। भैया मैंने बोला एनसीईआरटी बुक की थोड़ी हेल्प लो, अगली बार से प्रयास करा जाएगा कि उसको इंग्लिश में भी तुम्हारे सामने लाने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा सा कॉपरेट करिए। एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज है पहली, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन को पढ़कर हमें सबसे पहले फिगर बनाना है, अच्छा सा फिगर। तो देखो, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो भाई समझना, एक ये खंबा है, का है ये खंबा, ये खंबा है, पोल। तुम्हें पता है ये हर चीज़, अभी अपन ने जो फिगर पढ़ा था देख रहे थे ना, वो सारी चीज़ें ज़मीन से जुड़ी होती, कोई चीज़ें हवा में तो होती नहीं है। तो भाई इसलिए ज़मीन है ये वाला हिस्सा ज़मीन है, ये ग्राउंड है और ये वो पोल है। तो कह रहा सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तनी हुई मतलब टाइट है एकदम रस्सी, जो भूमि पर लगे सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब एक रस्सी है 20 मीटर लंबी, वो भूमि पर किसी एक पॉइंट से ऐसे टाइट बंधी हुई है, खिंची है। ये रस्सी है भैया, ये कौन है? ये रस्सी है, ये रस्सी है और वो ऐसे बंधी हुई है। कह रहा है यदि भूमि के साथ डोर द्वारा रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, भूमि ये है ना, उसके साथ कोण बनाया गया कितना 30 अंश हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 20 मीटर लंबी डोर है, इधर से इधर तक की डिस्टेंस 20 मीटर है। भाई तुरंत नामकरण कर दिया करो प्लीज। देखो सुनो, सर्कस का वाला एक बच्चा इधर से, एक सर्कस वाला बच्चा है, वो इधर से इस रस्सी पर चढ़ना चाह रहा, 20 मीटर लंबी रस्सी। एक खंबा जमीन पर सीधा खड़ा है, खंबे हमेशा सीधे ही लगाए जाते हैं। टॉप से बंधा है वो रस्सी का एक सिरा और एक सिरा इधर नीचे जमीन से बंधा हुआ है और वो बच्चा इधर से चढ़ना चाह रहा है, इधर पर चढ़ेगा। सर्कस वाला 20 मीटर लंबी रस्सी है, हाइट हमें खंबे की फाइंड करनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। भैया सीधी बात है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल पता है। राइट एंगल ट्रायंगल, सारे फिगर जो होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल में होंगे। मैं थोड़ा बताना भूल गया, सारे जितने फिगर बनेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई ट्रायंगल एबीसी में हमें देखो किसकी किसकी कहानी अटकी हुई है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, लंब और कर्ण। क्यों? क्योंकि एंगल हमें गिवन है, तो हम सीधा लंब और कर्ण काय में होता है ये हमको पता होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल हाइपोटेनस, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस मतलब AC, मतलब लंब बटे कर्ण। साइन 30 की वैल्यू सबको पता होगी 1/2 होती है। और देखो AC की वैल्यू कितनी है 20 है और H कितना है पता नहीं, क्रॉस कराइए। 2H की वैल्यू कितनी हो गई 20, H की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर। तो भाई हम बोल सकते हैं कि उस खंबे की हाइट जो होगी वो
10 मीटर होगी। प्लीज देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की चर्चा करूं मैं। देखो फिर से समझते हैं कि एक खंभा धरती पर खड़ा हुआ है ऊर्ध्वाधर, और उससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। उस पॉइंट से एक 20 मीटर लंबी रस्सी उसके टॉप से बंधी है, जो रस्सी धरती के साथ 30 डिग्री का एंगल बना ली। बस हमें खंभे की हाइट फाइंड करना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, प्लीज नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। भाई समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करी जाए तो देखो ध्यान देना, ध्यान। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहना आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। भैया पहले तो पेड़ मान लेते हैं। ये अब मैं सीधा पेड़ मान रहा हूँ, मैं पेड़ नहीं बनाऊंगा। भैया आर्ट नहीं पढ़ रहे अपन लोग पढ़ रहे हैं मैथ। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ। जो है एक पेड़, ऐसा पेड़ होता तुम सोचोगे? भैया मैंने बोला ना, मैथ पढ़ रहे हैं अपन लोग, ना कि आर्ट। यदि आर्ट की बात होती तो इधर पर आर्ट का टीचर खड़ा होता। थोड़ा सा समझते हैं। ये पेड़ है एक, क्या है? इट आ पेड़, मतलब एक पेड़ है ये भाई। और आंधी आती है, आंधी के आने के बाद ये पेड़ टूटता है। देखो क्या कह रहा है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। सपोज हमने यहां से इस पेड़ को तोड़ दिया, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर कहाँ है? यही है ना, पेड़ का शिखर यही है ना भैया। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब क्या हुआ कि जे टूटा और टूट के जमीन में गिर गया। तो भैया जे टूट के, मतलब मैं कहूँ कि ए और बी और सी, ए सी पूरा पेड़ है, बट बी पॉइंट से ये टूट जाता है और बी सी वाला हिस्सा टूट के जमीन पर लग जाता है। कैसा लग जाता है? ये देखो इधर जमीन पर लग गया ऐसा, ये जमीन पर लग गया ऐसा। ये कौन सा हिस्सा? ये भैया बीसी वाला हिस्सा। प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना। ये हिस्सा टूटा है, ये वाला हिस्सा टूटा और टूट के कहाँ लग गया? ये जमीन में लग गया। मतलब समझ लो, ये जो बीसी है ना, दरअसल ये जो बीसी है ना, ये मैं कहूँ कि ये उस सी का जो टॉप था वो सी ये है, और ये जमीन से इस पॉइंट पर गिर जाता है, जमीन को टच करने लगता है। प्लीज ध्यान देना। अब जमीन को टच करने लगा और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो भैया 30 अंश का 30 डिग्री का एंगल वो क्रिएट कर रहा है पेड़ के पाद बिंदु से। पाद बिंदु का मतलब होता है आधार बिंदु। पाद बिंदु का मतलब है किसी चीज का आधार बिंदु। पाद बिंदु की दूरी से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पाद बिंदु से जहां पर वो पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, उसकी दूरी 8 मीटर है। कितनी मीटर है? ये दूरी है हमारी 8 मीटर। 8 मीटर। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, पूरी। भाई थोड़ा दिमाग लगाने पड़ेगा पेशेंस के साथ। आप खुद सोचो, यदि मैं कहूं कि पेड़ ए बी इतना टुकड़ा x मीटर है, तो आप खुद सोचो b से c तक का टुकड़ा h माइनस एक्स होगा, क्योंकि पेड़ की पूरी हाइट h है और इतना बच गया x, तो टूटा कितना? h माइनस एक्स, और h माइनस एक्स ही ये होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि वही हिस्सा टूटा था, जमीन पर जाकर लग गया। अब वो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई बताओ। तो भाई ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ट्रायंगल ABC दिख रहा होगा आपको। इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो, पहले तो हमें परपेंडिकुलर पता, बेस पता। परपेंडिकुलर बेस हमें किस में पता होता है? 10 में। तो 10 30 इक्वल परपेंडिकुलर मतलब x अपॉन बेस मतलब 8 लंब बटे आधार। 10 30 की वैल्यू होती 1/√3 x, क्रॉस कराइए तो x√3 इक्वल 8। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 8/√3 मीटर। मतलब हमें वो वाली हाइट पता चलेगी जहां से वो टूटा था, बट हमें वो भी चाहिए है, h की वैल्यू भी चाहिए पड़ेगी। तो h की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, इसका मतलब आप cos थीटा ले लो चाहे sin थीटा ले लो, क्योंकि हमें तो तीनों साइड पता है। तीनों साइड पता है तो हम फ्री है। tan तो हम ले चुके, अब sin या cos ही लेने पड़ेगा ना। तो sin ले लीजिए चाहे cos ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ cos 30। कहोगे सर पिछली बार आपने sin लिया था, इस बार cos लेके बताओ ना। भाई cos ले रहे यार। cos 30 इक्वल क्या होता है? बेस।
बेस कौन है AC, हाइपोटेन्यूज कौन है BC, आधार बटे कर्ण cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। और आप देख पा रहे हैं AC कौन है 8 है AC, और ये कर्ण कौन है H-x। भाई साहब क्रॉस गुणा करा लो, तो हम जैसे ही इसका क्रॉस गुणा कराते हैं तो √3 ब्रैकेट H-x और इधर पर हो गया 8 2 जा 16, 8 दूनी 16। और याद रखना x की वैल्यू हमने माथे में चिपकाने के लिए नहीं निकाली, हाँ, तो √3 H-x की वैल्यू 8/√3 और इक्वल 16। भैया 16 लिखा है, वो क्या लिखा है 16 लिखा है, ये लिखा है 16। तो भाई थोड़ा अब समझते हैं आगे। तो हम जैसे ही √3 का मल्टीप्लाई करते हैं आगे तो हमारे पास आता है H√3, और √3 का जब इसमें करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, माइनस का बचेगा ओनली 8 इक्वल हो गया 16। तो H√3 इक्वल हो जाएगा 8 और 16 जुड़ जाएंगे 24। तो H इक्वल क्या होगा 24/√3। इसी को अपन लोग का लिख सकते हैं 8 × 3 लिख सकते हैं ना। तो √3 का जब 3 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 8√3 मीटर। मतलब उसने पूछी थी पेड़ की ऊंचाई, तो भैया पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई 8√3 मीटर। और √3 की वैल्यू जिसको रखने में इंटरेस्ट हो 1.732 बेशक रखिए, तो उसका परफेक्ट आंसर आएगा, मतलब पेड़ की ऊंचाई। फिर से समझते हैं भैया, एक पेड़ था AC, इधर से वो टूट गया, टूटने के बाद वो लगता जमीन में जाकर, जमीन में जाता जैसे ही उसका टॉप वाला चोटी उसकी जमीन को छूती है तो 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करती वो। बस पेड़ की हाइट पूछ रहा है वो, हमने सॉल्व कर दिया भैया। फिगर के बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत छोटी चीज़ है, सबको आएगी सॉरी, हमें फिगर ही अच्छे से बनाने पड़ेगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, पोस्ट करके नोट कर लिया करो, और मैं आगे बढ़ूँ तो फिर बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, 3 क्वेश्चन देखते हैं, ये है नंबर 3। सुनते हैं जरा। कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। भैया लेडी ठेकेदार है। अरे यार नॉर्मल बात है, अपन लोग जाते हैं ना पार्क में, वो फिसलने वाली पट्टी लगी रहती है जिसमें अपन लोग चढ़ जाते, फिर वहां से फिसलते सीधे चले गए पार्क में, अपन मजा आता, बहुत मजा आता तो देखो, खेलने के लिए 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है ठेकेदार भी बहुत समझदार है, वो जानती है कि बच्चे को खेलने के लिए 2 टाइप की लगाने पड़ेंगी। काय की छोटे बच्चों को लगा देंगे, बड़े बच्चे आएंगे उस पर चढ़ जाएंगे, टूट जाएगी। उसने शर्त रखी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका टॉप 15 मीटर की ऊंचाई पर हो। भैया प्लीज देखना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, वो तो बच्चे अभी हमें देख ही नहीं रहे होंगे। ये 15 मीटर ऊंचाई पर है उसका टॉप। फिसल पट्टी कहाँ है? अरे फिसल पट्टी लो भैया, जो लगा दी मैंने फिसल पट्टी का एक सिरा, फिसल पट्टी का एक 1 एज फर्स्ट एंड एक ये है और टॉप ये है। तो टॉप उसका कितने मीटर ऊंचाई पर है? 15 मीटर की ऊंचाई। तो हाइट हो गई वो। हाइट कभी भी किसी चीज़ की नापी जाती है ना तो परपेंडिकुलर नापी जाती है, लंबवत नापी जाती है। और भूमि के साथ 30 अंश का कोण है, ये जो कोण बन रहा है ना, ये 30 अंश का कोण बन रहा है, कोण पर झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 3 नहीं, सॉरी, इधर पर 30 मीटर कर लीजिएगा, सॉरी 30 मीटर ज़्यादा नहीं हो जाएगा? क्या करूं मैं? तो देखो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 30 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। भाई मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, सॉरी थोड़ा भाई ध्यान देना, इसको मैं 1.5 कर दे रहा हूँ और ये 3 मीटर ही रहने दे रहा हूँ,
आप थोड़ा बुक में चेक कर लीजिएगा, हो सकता मिस्टेक से बाई प्रिंट हो गया हो, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई की, 3 मीटर मत से इससे डबल ऊंचाई की, मान लो भैया एक उसने फिसल पट्टी ये लगाई बड़े बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। फिसल पट्टी कहाँ है सर, ये तो ऊंचाई है, फिसल पट्टी कहाँ है, फिसल पट्टी ये है फिसल पट्टी, फिसल पट्टी ये है फिसल पट्टी, यहाँ से फिसलेंगे ना आप। कह रहा है 3 मीटर की फिसल पट्टी अधिक ढाल पर फिसल पट्टी लगाने साथ ही जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रही है, जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है 60 अंश का। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई बताओ, मतलब 5 वर्ष से, देखो भैया ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है और ये 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए है, मतलब तुम्हारे लिए है। तो 5 वर्ष के बच्चों के बारे में तुम मत जाना, इस पर जाना, इस पर, और इस पर बच्चों को खेलने देना। इसकी लंबाई चाहिए, इसकी लंबाई हम समझ लेते हैं L मीटर है। तो भैया देख लो ना, बहुत ईजी हो गया ना, sin 30 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका नाम रख लो, नाम तुरंत रखा करो, नामकरण करने में चूक नहीं। मैं इस वाले क्वेश्चन में कहूँ sin 30, साइन क्यों ले रहे हैं सर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लंब और कर्ण पता है ना, इसलिए साइन ले रहे हैं। कॉस कब लेते, जब बेस पता होता। टेन कब लेते, जब परपेंडिकुलर और बेस लंब और आधार पता होता। ये चीजें हमें भूलनी नहीं है। तो sin थीटा बराबर लंब कितना है 1.5, कर्ण कितना है L, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। वैल्यू सबको याद होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। 3 मीटर, दोस्तों मतलब सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, दोस्तों मतलब जिनको टेबल लेंथ नहीं है, दोस्तों बे आओ इसमें। इसकी फिसल पट्टी की लेंथ कितनी होगी, इस फिसल पट्टी की लेंथ को मान लेते हैं अपन लोग x। तो भैया इसमें भी वही कहानी है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज sin 60। तो इधर पर ले लीजिए sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, और sin 30 की वैल्यू होती है √3/2। प्लीज क्रॉस गुणा कर लेना, x की वैल्यू निकाल लेना, बुरा मत मानना, आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक। तो मुझे लग रहा समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्योंकि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको फिगर आउट बनाने का प्रयास करिए, मतलब इसको चित्र, इसका जो फिगर है इसको बनाने का प्रयास करें। देखते हैं, कह रहा भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, ये भूमि है, ये भूमि का एक बिंदु है, ये भूमि का एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख दिया बी क्यों, अरे तुम्हारी जो मर्जी वो रख लो, ए रख ले रहे। जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मैंने बोला था पाद बिंदु मतलब उसका आधार, तो उसका मीनार ये है, ये कौन है, ये मीनार है। भैया मीनार मतलब हम उसको बना नहीं सकते हैं, ये है मैथ का जलवा, ये मीनार है, फेक मीनार है, क्या है, मीनार है, मीनार, अरे मीनार का पाद बिंदु मतलब आधार से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। भैया फिर से पढ़ लो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार का शिखर कहाँ है, जो ही है ना, मीनार का टॉप जो ही है ना, शिखर का उन्नयन कोण, उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश। मीनार की ऊंचाई बताओ, ऊंचाई को अपन लोग मानते हैं h, लंब और आधार की कहानी tan थीटा के अंदर होती है। तो हम सीधा लगाएंगे tan 30 इक्वल हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइपोटेन्यूज मतलब h, मतलब उसकी हाइट, लंब, अरे परपेंडिकुलर, और आधार मतलब 30, tan 30 1/√3 h क्रॉस करा लीजिए। तो h√3 इक्वल मैं लिखूँ इसको 30, तो h इक्वल 30 को हम लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 10 × 3/√3। तो h इक्वल हो जाएगा 10√3। मैंने बोला था √3 की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, 10 × 1.732। जैसे ही हम h की वैल्यू रखेंगे तो 17.32 मीटर उसकी हाइट आ जाएगी। किसकी हाइट, मीनार की हाइट। क्वेश्चन सरल है ना, क्वेश्चन बहुत सरल है, हमें फिगर बनाना है बस अच्छे से। फिगर हमारा हाथ में, क्वेश्चन हमारे साथ में, आंसर फटाफट आएंगे, मज़े से हम क्वेश्चन लगाएंगे, मज़ा ही मज़ा है, मौजे मौजा, मज़े ऐसे कहते हैं ना, मज़े हाइट एंड डिस्टेंस के मज़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 5, 5, 5।
अरे रूठ रहे हो का। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भैया सुनना, भैया 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 प्लीज सुनना, देखो ना इधर यार, तुम्हारे लिए तो यार जान लगा रहे हैं हम। देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग सबने देखी होगी पतंग, ये पतंग की पूंछ ये उड़ रही है, इधर पर उड़ रही है। और कितनी मीटर ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। भैया ये पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग को सर हमारी पतंग ब्लैक नहीं होती, हमारी पतंग लाल होती है। भैया लाल कर लो, ले आओ तुम्हारी पतंग, तुम्हारी पतंग लाल होती है, हमारी पतंग और हमारी लाल भी होती है, ब्लू भी होती है, और हमारी पतंग मुस्कुराती भी है। उस पतंग की एक आँख भी है, और पतंग की आँख। आगे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, सबको पता है पतंग बिना ऐसे तोड़ नहीं सकती, उसमें डोरी लगी रहती है जिसको हम यूज करते हैं, धागा को अस्थायी रूप से एक भूमि के बिंदु से बांध दिया गया। भूमि मान लो हमने इधर से इस बिंदु से उस के धागे को बांध दिया है। भूमि के साथ झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील को मतलब समझ रहे हैं, डोरी में ऐसी नहीं है जे पतंग है पता चलो जे हम पकड़े हैं, ऐसी ढील नहीं है। डोरी एकदम टाइट है, डोरी एकदम टाइट है। अब तुम सोच रहे हो सर ऐसा होता ही नहीं है। भाई ऐसा क्वेश्चन कह रहा है तो यार मानने पड़ेगा ना हमें। अब वो कह रहा ढील नहीं है तो अपन को मान लो ढील नहीं है। आंधी आ रही होगी तो ढील नहीं है, ऐसा भी तो मान लो करे। ढील नहीं है। डोरी की लंबाई बताओ। डोरी की लंबाई मान लो x मीटर, और हो गई कहानी क्लियर। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है यार, जब हमें इतना मजा आ रहा है तो तुम्हें तो मजा आ रहा होगा। तो भैया देखो 60 अंश है ना झुकाव भूमि के साथ डोरी का, तो 60 अंश लो झुकाव। अब कहानी बड़ी सरल हो गई, तुम्हें आना चाहिए समझ में। देखो परपेंडिकुलर पता और हाइपोटेन्यूज कर्ण पता, लंब पता कर्ण पता। हमें क्या चाहिए? कर्ण चाहिए ना, तो क्या लेंगे? कॉस लेंगे या साइन लेंगे या टेन लेंगे? साइन लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन 60 की वैल्यू होती √3/2। मुझे लग रहा है बहुत सिंपल हो गया अब तो आप सीधा बोलिए साइन 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू होती है √3/2। क्रॉस कराइए तो x √3 इक्वल हो जाएगा 120, x इक्वल 120 बटे √3। √3 120 को लिख दो आप 40 × 3 अपॉन √3, तो 3 से कितनी बार कटेगा ये? 40 √3 मीटर। ये पतंग की वो हो गई, और √3 की वैल्यू रखना चाहो √3 की वैल्यू रख देना। क्वेश्चन ये खत्म हो गया। सिंपल सरल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की करते हैं बात। अगले क्वेश्चन नंबर है 6। देखो 15 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। देखो 15 मीटर लंबा लड़का कभी नहीं होता, वो 15 नहीं है, 1.5 है। आज 1.5 है बेटा, वो 1.5 मीटर लंबा लड़का है वो। ये है वो लड़का। ये कौन है वो? ये वो लड़का है। ये उसकी मुंडी, ये उसके हाथ, ये उसके पाँव, फिर ये कहाँ है? ये थोड़ी देर की, अरे बाबू लो देखो, देखो ये उसके पाँव, ये उसके पाँव। इस लड़के की जो हाइट है ना वो कितनी है? 1.5 मीटर है इस लड़के की हाइट। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इधर पर एक भवन है। क्या है? इधर पर एक भवन है। भवन, ये है भवन, 30 मीटर ऊंचा है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। 30 मीटर हाइट है इस भवन की। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। कुछ दूरी पर, वो दूरी क्या है? वो दूरी पता नहीं है, तो अपन लोग दूरी को मान लेते हैं। अभी दूरी को छोड़ो। कह रहा है जब उस ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अभी इधर पर खड़ा हो, अभी उसने भवन के शिखर को देखा तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 अंश। प्लीज भैया समझना, क्वेश्चन अच्छा है। अभी तक क्वेश्चन जो आ रहे थे उससे हटके है। अब वो भवन की ओर, वो कह रहा ना भवन की ओर जाता है,
तो उसका उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता। मैंने अभी बताया था तुम्हें जब फिगर बता रहे थे कि जब हम किसी भी चीज़ के पास जाते हैं तो उन्नयन कोण बढ़ता है, तो ये 30 है। अब ये लड़का थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया ये लड़का, यहाँ पर आ गया ये लड़का, ये यहाँ पर आ गया। अब इसने उसको देखा, मीनार उसके टॉप को, भवन के टॉप को, भवन की चोटी को, तो इसका उन्नयन कोण अब कितना बनना है? 60 अंश बनना है। कह रहा बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चला। तो अपन लोग मान लेंगे कि भवन की ओर वो कितनी दूरी चला, तो भैया अपन लोग मान लो कि भवन की ओर, सपोज भवन की ओर वो x मीटर चला। कितने मीटर चला? x मीटर चला वो भवन की ओर। ये डिस्टेंस मान ले रहे y मीटर, और इसका नाम रख दे रहे A, B, C और ये D। भैया ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। प्लीज़ ध्यान देना, पहले वो लड़का इधर था, फिर वो चला 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 इधर आ गया। पहले इसका एंगल मकान के टॉप से 30 डिग्री था, फिर हो गया 60, तो वो ऐसे इधर पर ये फिगर आउट हो गया। फिर से सुनो, ये मकान है, मकान से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, उसका एंगल अभी 30 डिग्री है, फिर वो कुछ दूरी चला मकान की ओर तो उसका एंगल हो गया 60। अब हमें चाहिए क्या? बताइए भवन की ओर कितना चला? x मीटर चला, और x की वैल्यू निकालनी है। प्लीज़ ध्यान देना, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, मतलब ये भी 1.5 मीटर हो गया इधर तक, ये भी 1.5 मीटर होगा ना भैया। तो ये सीढ़ी कितना बचेगा? पूरी मकान की जो हाइट थी वो थी 30 मीटर, 1.5 मीटर उस लड़के की हाइट है, तो सीढ़ी कितना बचा? हम 30 में से 1.5 हटाएंगे तो भैया 28.5 मीटर बचेगा, बिल्कुल बचेगा। सीढ़ी 28.5 बचा। अब हमें चलना निकालना है x, तो पहले हम लगाएंगे ट्रायंगल BCD में। ट्रायंगल BCD में चेक करो, समझो, ध्यान देना, ध्यान देना, समझते हैं। तो BCD में अपन लोग लगाएंगे 1060 परपेंडिकुलर मतलब CD अपॉन बेस मतलब BC। समझ लो, परपेंडिकुलर पता, बेस पता, तो 10 ही लेंगे ना। 1060 की वैल्यू होती है √3, CD की वैल्यू है 28.5 और CD की वैल्यू है y। यदि मैं इसका क्रॉस गुणा कराऊं तो y की वैल्यू आएगी 28.5 और अपॉन √3। मैं यदि इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो y की वैल्यू, प्लीज़ ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? एक मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई करा दो, सीधी बात। तो √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28.5 इंटू √3 अपॉन √3 का √3 में होगा 3 बचेगा। तो भैया y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15 √3, इतने मीटर आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू आ गई 9.5 √3। अब लगाते हैं किसमें? ट्रायंगल ACD में। राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ना है अपन को, तो ट्रायंगल ACD में। भैया ट्रायंगल ACD जी लेंगे जब, तो 1030 होगा परपेंडिकुलर मतलब CD, बेस का हो जाएगा भैया AC। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, CD वही 28.5 और AC क्या है? x + y। क्रॉस कराइए, जैसे ही हम क्रॉस कराते हैं हम पाते हैं कि x + y इक्वल 28.5 √3, और देखो y की वैल्यू कितनी है? 9.5 √3, तो x इक्वल 28.5 √3 माइनस y हो जाएगा 9.5 √3। भैया 28.5 में से 9.5 हटाओ, 28.5 में से 9.5 हटाओ तो कितना हटेगा? इधर 0 बचेगा, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा, और इधर पर कितना बचेगा? चेक कर लो, 19 बचेगा, √3 हो गया, तो x इक्वल कितना हो गया? 19 √3 मीटर हो गया। हमारा आंसर हो गया। √3 की आप वैल्यू रखना चाहें तो 19 × 1.732 पुट करिएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब वो यही बोल रहा था ना कि कितना डिस्टेंस चल के गया वो, तो अपन लोग बता देंगे कि देखो भैया इतनी डिस्टेंस वो चल के गया था इधर तक, पहले इधर था
फिर इधर आया तो उसका एंगल 30 से 60 हो गया, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यही वो पूछ रहा था, बताइए भवन की ओर वो कितनी दूरी चल कर गया, तो वो x दूरी चल कर गया था। ये क्वेश्चन नंबर था 6, नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की। तो भैया देखें जरा 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पेडेस्टल 7 की बात हो रही थी ना, ये तो 8 आ गया, तो भैया देखते हैं 7 को ही देखते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं। भाई देखो, कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब एक भवन है जी, भवन मतलब टावर है जी, और इस भवन हो गया जी कौन है, ये है भवन, और इस भवन पर एक लगा दिया गया टावर, इधर पर ये लगा दिया गया क्या, टावर। ये टावर है, टावर समझ रहे हैं, आइसक्रीम लग रहा है वो तो, अरे टावर है ये टावर है। अब देखो 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन की हाइट कितनी हो गई, 20 मीटर, भवन की हाइट 20 मीटर, और उस पर मीनार लगी, मीनार की ऊंचाई बतानी है, तो मीनार की हाइट अपन लोग मान लेते हैं h मीटर। मीनार की हाइट कितनी मीटर, h मीटर। भैया अब समझो, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु है, ये है बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार का तल ये है और शिखर ये है, तो तल से उन्नयन कोण 45 और शिखर से 60, तो तल से इसका उन्नयन कोण कितना 45 और शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना 60, और ये बिंदु कितनी दूरी पर है पता नहीं है, x मान लेते हैं x मीटर, और आप इसका नामकरण कर देते हैं तुरंत ही PQR और यो S। तो भैया आप गौर कर लो, फिर से पढ़ लो, भूमि का एक बिंदु वो P है, भूमि के एक बिंदु P से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भैया देखते हैं, पहले PQR में लगाइए, ट्रायंगल PQR में हम लगाएं 1045 है, परपेंडिकुलर 20 है, बेस x है, क्रॉस कराइए 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो x इक्वल कितना आ गया 20 मीटर, मतलब वो पॉइंट उस भवन से 20 मीटर की दूरी पर है। अब लगाइए PQS में, ट्रायंगल PQS में लगाएंगे तो 1060 होगा, 1060 इक्वल परपेंडिकुलर मतलब h + 20 होगा अपॉन बेस x होगा। भाई देख लो, तो 1060 की वैल्यू हो गई कितनी √3, और h + 20 और x की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे 20, क्रॉस करा दीजिए 20 √3, और ये 20 इस साइड आएगा तो माइनस का 20 इक्वल h। आप चाहें तो 20 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप 20 कॉमन लेते हैं, कहा आ जाएगा 20 कॉमन लेते हैं आप, अंदर बचेगा √3 - 1, √3 की आप वैल्यू रख दीजिए 1.732 - 1, तो 20 का मल्टीप्लाई कितने से होगा, 20 का मल्टीप्लाई होगा 732 से, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने मीटर तुम्हारी उस संचार मीनार की मतलब उस टावर की हाइट आ जाएगी। यानी दिक्कत भाई समझो, कह रहा है कि एक बिंदु, भूमि पर स्थित एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 हैं। भाई अब तो क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 7, अब बढ़ते अपन लोग 8 की ओर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। तो भैया 8 देखो, 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल समझते हो किसको कहते हैं? अरे पेडेस्टल वो एक बेस होता है जिस पर हम कोई मूर्ति रख देते हैं, कोई स्टैचू वगैरह लगाते हैं ना, तो उसके नीचे एक वो जो बेस बनाते हैं उसको पेडेस्टल बोलते हैं। तो ये पेडेस्टल है, 16 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, 16 मीटर है या 1.6 मीटर ऊंची,
आप चेक कर लेना, 1.6 लग रहा है मेरे को तो ये 1.6 मीटर ऊंची एक स्टैच्यू लगी है, मूर्ति लगी है। ये जो है ना वो ये मूर्ति है, ये पेडेस्टल है, ये है पेडेस्टल और ये है मूर्ति। यहाँ से यहाँ तक कौन है? मूर्ति, स्टैच्यू है। 1.6 मीटर है मेरे हिसाब से, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से, और पेडेस्टल की शिखर का, पेडेस्टल का शिखर कहाँ है? ये है, का उन्नयन कोण 45 है। मतलब ये उन्नयन कोण कितना बन गया तुम्हारा? 45 बन गया। बोलो भाई, ये 45 बन गया। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई बताओ। पेडेस्टल की ऊंचाई पर लोग मान लेते हैं h, इसको p, इसको q, इसको r। मुझे लगता है पिछले के जैसा क्वेश्चन हो गया है। आप लोग थोड़ा गौर फरमाएं। तो पहले आप लगाइएगा इसमें PQS में, इसको s मान लेते हैं। PQS में तो 1045 इक्वल, इसको मान लेते हैं अपन लोग y। तो 1045 इक्वल h अपॉन y। 45 की वैल्यू आपको सबको पता 1 होती है, इसलिए h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y, या y की वैल्यू h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लगाएंगे। फिर PQR में, जैसे हम ट्रायंगल PQR में लेते हैं तो कितना बचेगा? 10 हो जाएगा वो 60। परपेंडिकुलर 1.6 प्लस h अपॉन बेस y 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो क्रॉस करा दो। 1.6 प्लस h इक्वल हो गया तुम्हारा y√3 और y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? h रख सकते हैं। तो 1.6 इक्वल h√3 और h√3 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? -h। तो 1.6 आप h कॉमन ले लीजिए, √3 - 1 बचेगा। h इक्वल 1.6 अपॉन √3 - 1, √3 + 1 से रेशनलाइज कराइए और आप अपना आंसर पाइए। 1.6 √3 + 1 और इधर पर a + b a - b लगाइए तो इतना बचेगा। तो h इक्वल हो जाएगा 0.82 से कटेगा वो, और √3 + 1। अब √3 + 1 के आगे आप सॉल्व करेंगे खुद से, मुझसे तो इतना होने था, हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन, जिस वाले क्वेश्चन में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी 2 पिलर, 2 फिगर, एक मीनार, एक भवन, 2 स्तंभ, ऐसे कुछ कंडीशन आया करे तो हमें उसमें सबसे पहले ये पता करना पड़ता है कि उनमें से ऊंचा कौन है और नीचा कौन है। मतलब हाइट किसकी ज़्यादा है, किसकी हाइट उनके रिस्पेक्ट में कम है। और ये क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है। बस एक बात याद रखना पड़ेगी। देखो भाई, जिस किसी का टॉप जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उतनी ज़्यादा हमें ऊपर को देखने पड़ेगा, और जितना नीचा होगा हमें उतना ही कम देखने पड़ेगा। भाई ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो कोई ज़्यादा ऊंचाई पे वस्तु देख रहे हैं अपन लोग, तो वो बहुत ऐसे देखने पड़ेगा, और जब कोई नीचे होगी वस्तु तो उसको अपन लोग ऐसे देख सकते हैं। सीधा सीधा बात ये है कि यदि किसी भी मीनार हुआ, भवन हुआ, कोई बिल्डिंग हुई, कोई पोल हुआ, उसकी हाइट पर यदि हम टोटल उसके टॉप को देखें और यदि एलिवेशन ऑफ एंगल ज़्यादा बनना है तो उसकी हाइट ज़्यादा होगी। सीधी सीधी बात है कि किसी एक पॉइंट पर खड़े होकर हमने यदि 2 बिल्डिंग्स को देखा और उनके टॉप में बनने वाले एंगल में डिफरेंस है, किसी का ज़्यादा एलिवेशन है, किसी का कम, तो जिसका कम होगा उसकी हाइट कम, जिसका एलिवेशन ज़्यादा, मतलब जिसका उन्नयन कोण ज़्यादा, उसकी हाइट ज़्यादा। ऐसा ही कुछ इसमें है। समझते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, करते हैं। भाई बोल रहा है वो कि एक मीनार के पादबिंदु से एक भवन के शिखर का, एक मीनार के पादबिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भाई ध्यान देना। और भवन के पादबिंदु से, भाई पहले तो अपन लोग क्लियर करते हैं, ये है भवन और ये है मीनार। इधर मीनार है,
ठीक, अभी हमें किसी की हाइट नहीं पता, कौन कितने हाइट पर है, तो अपन लोग कुछ कर भी नहीं रहे। मैंने तो ऐसे बना लिया, इस साइड एक भवन बना लिया, उस साइड एक मीनार बना ली, मुझे नहीं पता कौन ज़्यादा ऊंचा है, कौन ज़्यादा, किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी हाइट कम है। तो कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु, मीनार का आधार बिंदु ये है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन का शिखर है ही मान लेते हैं, और इसका उन्नयन कोण अपन ने क्या बोल दिया, 30 बोल दिया। कह रहा है भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, 60 भैया, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मतलब इसकी हाइट जो है वो ज्यादा हो गई। अभी अभी चर्चा की थी कि जिसकी हाइट, किसकी हाइट ज्यादा, जिसका एलिवेशन ऑफ एंगल उसके टॉप से ज्यादा, उन्नयन कोण जिसका ज्यादा। कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितने मीटर ऊंची, 50 मीटर ऊंची, तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। भैया भवन की ऊंचाई मान लेते हैं x या h, जो भी मानना हो मान लो, और इसको सॉल्व कर लो, इसका नामकरण कर दो पी क्यू आर और ये s। तो सबसे पहले आप लगाइए पी क्यू एस में, तो अपन लोग देखेंगे ट्रायंगल पी क्यू एस में। भाई पी क्यू एस देख सकते हैं, पी क्यू एस कहाँ पर है, पी क्यू एस ये है पी क्यू एस। तो पी क्यू एस में क्या लेने पड़ेगा अपन को, 1060 इक्वल परपेंडिकुलर मीन्स 50। अब सॉल्यूशन देखो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट ईमानदारी से लगाएगा उसको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। 1060 की वैल्यू √3, तो y√3 इक्वल 50, y का वैल्यू आता है 50/3 मीटर। हमको y की वैल्यू पता चल गई। अब हम लगाते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो भाई ट्रायंगल पी क्यू आर दिख ही रहा होगा आपको, ट्रायंगल पी क्यू आर ये है, डार्क कहाँ पर है, ये है, देखो पी क्यू आर ये है ये है पी क्यू आर। तो भाई जब आप पी क्यू आर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1030 लेना चाहिए। 1030 इक्वल परपेंडिकुलर मतलब x अपॉन बेस मतलब y, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 क्रॉस करा दीजिए तो y इक्वल आएगा x√3। y की वैल्यू आपको दिख ही रही है, कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, 50/√3 है, देख लो ना ये लिखी है, और √3 अपॉन में आएगा इसका भी, ये x बचेगा। तो भैया 50/3 बराबर x कौन है, x है भवन की हाइट, मतलब 50/3 मीटर उस भवन की हाइट हो गई। बहुत सिंपल है यार, देखो बस मैंने ये जो बोला ना, हमें कभी भी एक साथ दो बिल्डिंग्स, जैसे इधर पर ये देख रहे हैं एक भवन एक मीनार, किसकी हाइट ज़्यादा है। अब तुम कहोगे नहीं सर भवन की तो नॉर्मली कमी होती होगी, भाई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, हमें हमारे पास कोई एक परफेक्ट रीजन होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ हाइट कम या ज़्यादा। तो ये वाला क्वेश्चन ये था, सीधा बात याद रखना है, हाइट किसकी ज़्यादा, जिसका उन्नयन कोण ज़्यादा, जिसके शिखर का उन्नयन कोण ज़्यादा, जिसके शिखर का उन्नयन कोण ज़्यादा, एलिवेशन ऑफ एंगल एट विथ द टॉप जिसका ज़्यादा होगा दैट विल बी मैक्सिमम हाइट, सॉरी उसकी ज़्यादा हाइट होगी। हाँ मैं अब इसको हटा रहा हूँ और बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 10 क्वेश्चन देखते हैं और भाई समझते हैं। यस ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करी जाए तो आप पढ़ें एक 80 मीटर चौड़ी, मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं भैया। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले दो खम्भों के बीच, हाँ ये क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन, भाई प्लीज ध्यान देना, 11 नंबर क्वेश्चन की चर्चा होती है। कह रहा है एक नहर के, क्या है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक दूसरे तट के एक अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भैया ये नहर है, नहर कैसी है, तुम्हारे तरफ को बह रही है, नहर ऐसे नहीं बह रही, नहर ऐसे नहीं बह रही, नहर ऐसे बह रही है तुम्हारे तरफ को। नहर की चौड़ाई अपन ने लिख दी, सीधी बात ये
नहर की गहराई नहीं है ना नहर की लंबाई है, नहर की चौड़ाई। अब आप खुद सोचो नहर की चौड़ाई कैसे देखोगे, नहर की चौड़ाई कैसे देखोगे? तो नहर की चौड़ाई मतलब कितने, जैसे मान लो ऐसे बह रही है नहर तो कितनी चौड़ाई है ना। तो ये नहर की चौड़ाई, नहर का एक तट ये हो गया, एक दूसरा तट ये हो गया, मतलब एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड पर एक टीवी टावर लगा है, टीवी टावर, दैट आर टीवी टावर, ये टीवी टावर है। कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, इस तट पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना दो? 60 बना दो। कह रहा इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30, 20 मीटर दूर। अब देखो ना उन्नयन कोण कितने हैं? 30 है ना। 30 का मतलब समझ रहे हैं? 30 का मतलब समझ रहे हैं? पीछे की ओर हट गया होगा। नहर में तो कूदेगा नहीं वो, नहर में कूदेगा तो बढ़ेगा एंगल। इधर पर अपन लोग कितने मीटर हट गए? 20 मीटर, 20 मीटर हट गए। जैसे ही अपन लोग 20 मीटर हटे कितने मीटर? 20 मीटर। इधर ध्यान देना, ये 20 मीटर लिखा है, ये जो है वो 20 मीटर। तो 20 मीटर हट गए और 20 मीटर पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनना है? 30 अंश, 30 डिग्री। इसका नाम रख ले रहे हैं ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं अपन लोग x, और ये हो जाता अपना हाइट h। कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई h और नहर की चौड़ाई x हमको फाइंड करनी है। देखते हैं भैया, समझते हैं। ट्रायंगल BCD में लगाइए पहले, ट्रायंगल BCD में फिगर समझ में आया भैया? ये नहर है, ये कौन है? ये है नहर, नहर की चौड़ाई है ये BC। तो नहर के किसी एक दूसरे तट से एक टीवी टावर लगा है, ये कौन है? टीवी टावर। और टीवी टावर पर बनने वाला एंगल टॉप से 60 डिग्री है। तो भाई यही हमें लेना है, tan 60 इक्वल h अपॉन x एंड दैट इज √3। तो मुझे लग रहा है x √3 इक्वल s, तो x की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन √3 मीटर। हमको h की वैल्यू पता चल गई। जैसे हमको h की वैल्यू पता चलती है, अब हम लगाते हैं ट्रायंगल ACD में। तो भाई देखें इन होल ट्रायंगल ACD, जब ACD लेके चलते हैं तो tan 30 परपेंडिकुलर h और हाइट बेस पूरा है 20 + x। इसकी वैल्यू 1/√3 है। तो 1/√3 क्रॉस कराइए तो h√3 इक्वल 20 + x, और x की वैल्यू देख सकते हैं आप, h/√3 है। तो h√3 इक्वल 20 + h/√3। आप चाहते तो x की वैल्यू रख के x की भी निकाल सकते थे, h की वैल्यू रख के। हाँ, ऐसा करना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। लो देखो, ऐसे ही कर लेते हैं। देखना भाई, समझना, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा। h की वैल्यू x√3 है ना, तो h की जगह पर x√3 रख देते हैं। x√3 और ऑलरेडी √3 है 20 और प्लस x, तो √3x तो 3x हो जाएगा ही, माइनस का x इक्वल 20, तो 2x की वैल्यू 20, x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। मतलब वो नहर कितनी मीटर चौड़ी होगी? 10 मीटर चौड़ी होगी। अब ये 10 मीटर जो है ना, आप या तो यहाँ पर रख दीजिए या यहाँ पर रख दीजिए। तो अपन लोग कहेंगे कि वी हैव x√3 इक्वल h और x की वैल्यू है 10, तो 10√3 हो गया h, मतलब 10√3 की वैल्यू 1.732 तुम लोग रखना चाहो तो रख दो, तो उसकी हाइट 17.32 मीटर आएगी और यही उसकी हाइट हो जाएगी।
तो नहर की हमें विड्थ भी पता चल गई एंड हाइट ऑफ टावर भी पता चल गई। यही हमारा क्वेश्चन था। नंबर 11 चेक कर लो। कह रहा नदी की नहर, एक नहर है, नहर जो है जो चौड़ी है, उस नहर के एक साइड एक बिंदु है बी, दूसरी साइड बिंदु है सी। सी पर ये तुम्हारा टावर लगा है और बी पर ये तुम्हारा देख पा रहे हो, बी पर आप देख पा रहे हैं, बी पर एक बी दूसरा पॉइंट है और इस पॉइंट से उस टावर के शिखर का टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है बस। और हम जब उससे 20 मीटर पीछे की तरफ जाते तो उसी टावर के एंगल हमारा कितना हो जाता 30। मैंने बताया था दूर जाते हैं ना तो एंगल तुम्हारा डिक्रीज होने लगता है। तो ये वाला क्वेश्चन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, एक बार पढ़िए इसको। क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, पढ़ें एक बार उस 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। प्लीज ध्यान दीजिए। अब इधर पर फिर से दो चीजें हैं, एक भवन है और एक टावर है। ये भवन है, सपोज ये भवन है, और अब तुम्हें लगेगा कि सर कौन ऊंचा, अभी बता रहे कौन ऊंचा, टावर है। ये भवन और ये टावर। अब देखो कह रहा भवन के शिखर से, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भाई साहब इसके भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण बनाने पड़ेगा। मतलब टावर ऊंचा हो गया, बेशक ऊंचा हो गया, उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। कह रहा और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। मतलब इधर से इस टावर के पाद का अनुमान कोण कितना है 45 डिग्री है। कह रहा टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। 7 मीटर है भवन ऊंचा, तो ये 7 मीटर हो गया। तो मुझे लग रहा है कि टावर यहाँ तक 7 मीटर ही होगा ऊंचा, और इधर मान लेते हैं ये x है, तो टावर की जो टोटल हाइट हो जाएगी वो x प्लस 7 मीटर होगी। यस, और इसको हम एक कंसीडर कर लेते हैं ABCD एंड दैट इज E। बस भाई मुझे लग रहा है कि अब हो जाना चाहिए। ये वाला आपको दिख ही रहा है कि जितना AB होगा उतना हमारा CD भी होगा। और बस तो आप लगाइए। सबसे पहले ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ADB ट्रायंगल में लगाइए 1045 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1045 की वैल्यू होती है 1, तो इसी वजह से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 मीटर। y की वैल्यू 7 मीटर हो गई। तो आप लगाइए CDE में, ट्रायंगल CDE में, CDE में आप लगाएं। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है यार। CDE में लगाइए 1060। अब 1060 की वैल्यू कितनी होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y की वैल्यू 7 है, 1060 √3 होता है, तो 7 √3 इक्वल क्या होगा x। तो हमें x की वैल्यू पता चलेगी। टावर की टोटल हाइट कितनी है, तो अपन लोग कहेंगे टोटल हाइट ऑफ द टावर, टावर है मीनार है क्या है, तो x प्लस 7, x क्या है 7 √3 प्लस 7, आप समझदार हैं। 7 या चाहो 7 कॉमन ले लो, लेना है तो √3 प्लस 1 बचेगा, √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732 प्लस 1, तो 7 इंटू 2.732 एंड दैट विल बी इतने मीटर। मल्टीप्लाई कराना तो आपको आता ही होगा। तो ये वाला क्वेश्चन था नंबर 12, और 12 के बाद अब अपन लोग आप बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो वो क्वेश्चन है क्या है वो क्वेश्चन है नंबर 13। भाई 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुनते हैं और सुनते हैं। सुनो, देखो कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, भाई ये समुद्र है, मान लो ये पानी भरा है, और इससे कितने मीटर ऊंचाई पर 75,
75 मीटर इसकी हाइट है। इससे इधर पर एक लाइट हाउस से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के ये एक ही ओर जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो, एक ही ओर का मतलब है कि इधर ही साइड हैं दोनों। अरे लाइट हाउस ये है तो या तो दोनों साइड, दोनों जहाज इस साइड या दोनों जहाज इस साइड, तो मैंने दोनों जहाज इस साइड मान लिए। मान लो एक जहाज है इधर पर, एक जहाज है इधर पर और दूसरा जहाज है इधर पर, दूसरा जहाज है इधर पर, दो जहाज हैं। तो इस वाले से और इस वाले से लाइट हाउस वाले ने यहाँ पर खड़ा है, उनने इन दोनों को देखा तो इधर वाले से उसका कितना एंगल बनना है 30 डिग्री और इस वाले से कितना बनना है 45 डिग्री। इट मीन्स दैट इज 30 एंड दैट इज 45। तो कह रहा उनके, तो कह रहा जहाज़ों के बीच की दूरी याद करो। जहाज़ों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम x एंड दैट इज y। अब इसका नाम रख लीजिए, नाम इसका रख लेते हैं P Q R और ये हमारा S। बस भैया देखो वो कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस समुद्र तल से 75 मीटर हाइट पर है और उससे वो एक ही तरफ दो जहाज आ रहे हैं, उन जहाज़ों को देखता है। आ रहे हैं या जा रहे हैं उन दोनों को देखता है तो एक से उसका 30 डिग्री बन रहा है डिप्रेशन एंगल और एक से 45 डिग्री। मैंने फिगर को मेंशन कर रखा है आपके सामने ही। अब आप लगाइए पहले इसमें PQS में, ट्रायंगल PQS में 10 45 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमारा y है तो 45 10 45 1 होता है, इसलिए y इक्वल कितना हो गया 75 मीटर। अब आप लगाइए PRS पर, ट्रायंगल PRS में आप क्या लेके जाएंगे 10 30 लेके जाएंगे ना, 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस x प्लस वाई। 10 30 की वैल्यू होती है √3, नो 1/√3, सॉरी 1/√3। तो x प्लस वाई इक्वल कितना 75 √3 और हम लोग y की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 75 √3 माइनस का y मतलब x की वैल्यू 75 √3 और माइनस का 75। अब इसके आगे आप समझदार हैं, 75 ले लीजिए कॉमन, √3 माइनस 1 बचेगा। √3 की आप वैल्यू रखना चाहे तो रख दीजिए। तो उनके बीच की डिस्टेंस मीन्स x हम फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर था कौन सा 13। मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो नंबर है 14। देखो आप बुक, आपके पास यदि बुक हो तो उसमें फिगर मेंशन होंगे, फिगर बने भी होंगे इस वाले फिगर का। तो देखो कह रहा 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, तो एक लड़की है और उस लड़की को लो, एक लड़की, ये है वो लड़की, ये वो लड़की है। इस लड़की की दो आंखें बना दे रहे, चलो ठीक है। इस लड़की के हाथ तो बनाओ भैया, लो। इस लड़की की जो हाइट है ना वो 1.2 मीटर है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा पर हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। सपोज यहाँ पर एक गुब्बारा है, उड़ रहा है जी, तो ये लड़की इस गुब्बारे को देखती है। ये लड़की इस गुब्बारे को देखती है। प्लीज ध्यान देना, तुम भी देखना। ये गुब्बारा है, ये क्या है गुब्बारा है। लड़की ने उस गुब्बारे को देखा और गुब्बारा पता है कितने मीटर की हाइट पर है, पता होना चाहिए 88.2। लड़की यहाँ पर खड़ी तो ये क्षेत्र स्थल हो गया हमारा, ग्राउंड हो गया, बिल्कुल हो गया। लड़की यहाँ पर चलेगी, यहाँ पर चलेगी, रोड, ये रोड हो गया, रोड। अब वो कह रहा किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। तो मतलब इधर पर जब वो उसने देखा तो लड़की का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। मतलब गुब्बारा इधर को उड़ रहा होगा भाई, दूर को उड़ रहा होगा। खुद सोचो, मैंने बोला था ना जब कोई चीज़ दूर होती है ना तो उसका उन्नयन कोण घटता है।
तो अब इस लड़की का उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 हो गया, 30। प्लीज ध्यान देना भाई, समझना समझना समझना, ध्यान दो। वो कह रहा है कि एक लड़की है, एक लड़की ने किसी गुब्बारे को उड़ते हुए देखा 60 अंश के कोण पर। कुछ समय बाद गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 हो जाता है घटकर। घटकर का मतलब समझ रहे हो? वो दूर तरफ जा रहा होगा। सोचो यदि गुब्बारा इधर को आ रहा होता तो क्या घटता? गुब्बारा यदि इधर को आएगा तो फिर तो हमें और ऐसे नहीं देखने पड़ेगा, उन्नयन कोण बढ़ेगा नहीं। तो फिर अब इसका उन्नयन कोण कितना बचा? उधर पर बचा उसका उन्नयन कोण 30 अंश। 30 अंश, 30 अंश बचा भैया। अब 30 अंश बचा है, 30 अंश। कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी। गुब्बारे ने कितनी दूरी चली भैया? इतनी दूरी चली। x मान लेते हैं इस दूरी को। क्या मान लेते हैं? x। ये दूरी हो गई x, यही पूछा है। ये दूरी मान लेते हैं y। ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? y। इसका नाम लिख लेते हैं। नाम लिखें हम तो क्या लिखें? एक लड़की है, उसका हेड है C, PQ, R, S, T और EU। तो भैया पहले हम लगाएंगे, ध्यान देना, ध्यान। 1.2 टोटल हाइट गुब्बारे की कितनी है? 88.2 मीटर। अब 1.2 तो हटा दो इसमें से, तो कितनी हाइट बची गुब्बारे की इधर से? 87 मीटर। भैया कितनी हाइट बची? 87। यार सोचो ना, 88.2 है इधर तक, 1.2 मीटर तो लड़की की हाइट है ना, तो 1.2 आप 88.2 से हटाओगे नहीं तो 87 बचेगी। अब आप लगाइए ट्रायंगल P, इसका नाम लिख दो कुछ M और इसको कह दो N। तो ट्रायंगल PMU में, ट्रायंगल PMU में क्या आएगा? 1060 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? y। तो y√3 इक्वल 87, तो y की वैल्यू हो गई 87/√3 मीटर। ये आया y। अब आप किस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे? PNT में लगाएंगे, ट्रायंगल PNT। 1030 लेने पड़ेगा। 1030 को आप लोग कहिए परपेंडिकुलर, मतलब 87 अपॉन बेस, मतलब समझ रहे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, 1030 की वैल्यू होती 1/√3, तो x प्लस वाई इक्वल 87√3। अब y की वैल्यू कितनी है? 87/√3 इक्वल 87/√3। तो y इक्वल का हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। भाई x आएगा ना, ये x है ना x। तो अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके, और जो x आए बस बोल देना कि गुब्बारा द्वारा तय की गई डिस्टेंस ये है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब बात क्वेश्चन नंबर लास्ट की आती है, दैट इज द 15 नंबर क्वेश्चन। भाई समझते हैं इस 15 नंबर क्वेश्चन को। देखो, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद मतलब वही आधार बिंदु, जो है मीनार, और एक सीधा राजमार्ग है। ये मीनार है। कौन है ये एक बिल्डिंग है, मीनार है ये। लो, अब भाई कह रहा मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, इधर पर एक व्यक्ति है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है, आ रही है। मतलब इसने इधर पर एक कार को देखा 30 अंश के अवनमन कोण पर। कितने अंश के अवनमन कोण पर? 30 अंश के अवनमन कोण पर। तो 30 अंश का अवनमन कोण इधर हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, आ रही है ना। तो 6 सेकंड बाद मान लो उस कार ने x मीटर डिस्टेंस कवर करी
और वो कार यहाँ पर आ गई। अब उसका अवनमन कोण कितना हो गया? 60 अंश हो गया। ये भैया 60 अंश हो गया। तो कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करो। तो हमें समय निकालना है, इसको मान ले रहा है वाई मीटर। तो इधर से इधर तक जाने में समय पूछा है पी क्यू आर एस, और इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं। देखो, एक मीनार कि पाद बिंदु से एक सीधा राजमार्ग जाता है जो कि उसके पाद बिंदु तक आता है। उस मीनार के शिखर पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है, उसने एक कार को देखा 30 अंश के अवनमन कोण पर, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर आ रही है। अब थोड़ी देर बाद, मतलब 6 सेकंड बाद, उसका अवनमन कोण बढ़कर 60 हो गया, क्योंकि वो मीनार की ओर आ रही है। तो देखो, जब वो आ रही होगी तो उसने देखा 30 पर, और देखेगा घटता ही चला जाएगा, सॉरी बढ़ता चला जाएगा। तो इधर हो गया उसका 60। मतलब सोच लो, उसने 6 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? x मीटर। अब हमें ये पता करना है कि r से वो q पॉइंट तक कितने सेकंड में पहुंच जाएगा। मतलब टाइम पूछा है r से कहां तक? q तक। तो भाई पहले हम इसी वाली में लगाते हैं PQR में। ध्यान देना, ट्रायंगल PQR 10 60 इक्वल, अब मीनार की हाइट तो पता नहीं है, h मान लेते हैं। तो h अपॉन y, तो y√3 इक्वल h, y का वैल्यू h अपॉन √3 मीटर आ गया। अब लगाएंगे अपन लोग PQS में। ये वाला जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल PQS, सबको पता है ना कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमारा कार्य क्षेत्र जो रहा है वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल ही रहा है। तो हम इसमें लेंगे 10 30 में हाइट और बेस x प्लस वाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। तो भैया 1/√3 क्रॉस कराइए तो x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा h√3। आप इधर से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो h√3, y की वैल्यू निकाल नहीं लीजिए, रख दीजिए, y उस साइड आएगा तो h/√3 हो जाएगा। आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3h माइनस h, जो कि होगा 2h/√3। मतलब x की वैल्यू इतनी आ गई। अब आप थोड़ा समझदार बनिए। समझदार कैसे? क्वेश्चन अब मुद्दे पर आ गया है। देखो, वो कह रहा था कि इधर से इधर तक 6 सेकंड में आई गाड़ी, मतलब 2h/√3 प्लीज ध्यान देना, 2h/√3 डिस्टेंस, 2h/√3 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना सेकंड लगता है? 6 सेकंड। तो भाई h/√3 मीटर डिस्टेंस को कवर कितने करने लगेगा? 6/2, मतलब 3 सेकंड। और h/√3 कौन है? h/√3 कौन है भैया? h/√3 कौन है? h/√3 कौन है? y की वैल्यू। तो मतलब y, मतलब r से q तक आने में कितने सेकंड लगेंगे? 6 सेकंड में लगेंगे। आप खुद सोचो, हम तुमसे कह रहे हैं कि भाई 10 किलोमीटर हम 30 मिनट में चलते, 10 किलोमीटर हम 30 मिनट में चलते, तो 5 किलोमीटर कितने में चलेंगे? तुम सीधा कहोगे सर 15 मिनट। आधा दूरी आधा समय, क्योंकि चाल एक समान है, वो बदल नहीं रही। ऐसे ही इधर पर हुआ, आप सोचो 2h/√3 6 सेकंड में कवर कर रहा हो, तो यार h/√3 कितने सेकंड में है? 3 सेकंड में, है ना। तो ये कहानी थी इस वाले क्वेश्चन की। एक्सरसाइज खत्म है ये, और मुझे लग रहा है ये चैप्टर भी खत्म है। मैं थोड़े से क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि ज़रा आप ध्यान दें। ये एक कोई पोल है, ये क्या है? एक पोल है, इसकी हाइट h है, h मीटर। और मैं कहूँ कि इसकी शैडो मतलब इसकी छाया किसी भी चीज़ की हमेशा कहाँ पर बनती है? ज़मीन पर बनती है, तल पर बनती है, ग्राउंड पर बनती है। तो इसकी छाया यहाँ पर बनी, ये इसकी छाया है। कौन? ये।
अब वो कह दे रहा है कि एक पोल की छाया उसकी √3 गुनी है, द लेंथ ऑफ शैडो h √3 टाइम ऑफ द हाइट ऑफ द पोल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन टू दैट पॉइंट विच इज लाई ऑन द ग्राउंड। मतलब वो हमसे पूछेगा कि हमारा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए उस पोल के टॉप से जो कि बन रहा होगा। तो भाई हम कहेंगे कि बिल्डिंग की हाइट इतनी है तो उसकी शैडो उसकी √3 गुनी है, और उसकी हाइट इतनी थी तो हाइट की √3 गुनी कितनी होती, h√3। अब हमें एंगल चाहिए है तो सीधा सीधा हम लगा सकते हैं tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल 1/√3 आएगा। tan 30 की वैल्यू होती है, हम जब कंपेयर करेंगे तो एंगल हमारे थीटा इक्वल हो जाएंगे, तो ये √3 आ जाएगा। बस एक ही क्वेश्चन था ऐसा जो हमें और बताना था। बाकी क्वेश्चन और छोटी सी बात याद रखो, कभी भी बोले वो कि एक पोल की हाइट उसकी शैडो के इक्वल है, पोल की हाइट जो है वो शैडो के क्या है, इक्वल, उसकी शैडो के इक्वल है, तो एंगल कितना होगा, तब आप समझदार हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेशियो बनाएगा, किसका वैल्यू 1 होता है 10 में, 45 का। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपके सामने मैंने जितने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं ना, यदि आप पूरी ईमानदारी से लगा रहे हैं उन्हें, सॉल्यूशन तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे पहली समस्या जो है हमारी फिगर की है। यदि हम फिगर को सही तरीके से कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में जो एरर होने के चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे, और यदि हम उसके फिगर को कंस्ट्रक्ट ठीक तरीके से कर ले गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होगी। यदि हम ईमानदारी से 8-10 क्वेश्चन क्लियर लगाते हैं पूरे, तो फिर सॉल्यूशन, और हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं हम, सॉल्यूशन उसमें है क्या, एलसीएम, क्रॉस, ट्रांसफ़र, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं कहीं पर। और टेबल लर्न होने चाहिए, नहीं तो उम्मीद छोड़ दो फिर। तो हाइट एंड डिस्टेंस ये टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री का, आप इसको देखिए, ठीक से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, तो मुझे लग रहा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या आगे आने वाले एग्ज़ाम में हाइट एंड डिस्टेंस से कोई रिलेटेड क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करता है कि तुम लगा रहे हो या लगा ही नहीं रहे हो। तो मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। मेरा मानना उनके लिए है जो मेरी बात को माने, फॉलो करें। तो आप इस टॉपिक को देखिए, ठीक से प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए। हाइट एंड डिस्टेंस ओके।